आदित्य के जाने के बाद साक्षी जैसे ही आगे जाने के लिए बढ़ी, तभी उसकी नजर जमीन पर पड़ी। उसे कुछ चमकता हुआ दिखाई दिया। अपनी आंखें सिकोड़ते हुए साक्षी ने झुककर ब्लैक कलर का सिक्योरिटी एक्सेस कार्ड उठाया, जिस पर सुनहरे अक्षरों में लिखा था रघुवंशी कॉर्प, प्राइवेट एक्सेस ओनली। साक्षी के माथे पर बल पड़ गए। उसके चेहरे पर परेशानी की लकीरें भी उभर आई। वो धीरे से बुदबुदाई, हे भगवान, हमेशा मैं ही मुसीबत में क्यों पड़ती हूँ। अगर ये खबर मेरे डैड तक पहुँच गई तो मुश्किल हो जाएगी। बेटर ये रहेगा कि मैं सारी एविडेंस डिलीट कर देती हूँ। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। अब साक्षी के चेहरे पर एक टेढ़ी मुस्कान उभर आई। उसने जल्दी से कार्ड को अपने एप्रन की पॉकेट में रखा और तेज कदमों से वापस होटल के अंदर चली गई। खुद को शांत करते हुए वो जब किचन में पहुंची तो उसने देखा कि मानव ने अभी अभी बिल्कुल ताज़ी कुकीज बनाई हैं। बिना एक पल भी गंवाए साक्षी ने जल्दी से ट्रे में से कुकी उठाई और आगे बढ़ गई। मानव पहले हैरान हुआ, फिर उसने साक्षी को रोकते हुए थोड़ी तेज आवाज में कहा, अरे साक्षी, तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो। एक कुकी क्या, तुम पूरी ट्रे भी ले सकती हो, लेकिन मुझे अभी ये कुकीज एक रूम में डिलीवर करनी है। मगर साक्षी ने मानव की बात को नजरअंदाज करते हुए जवाब दिया, मानव, थैंक यू फॉर दिस, यू आर सो स्वीट। साक्षी हंसते हुए वहाँ से जाने लगी तो मानव ने आवाज लगाते हुए पूछा, अरे कम से कम ये तो बताओ कि कुकी कैसी लगी। साक्षी मुस्कुराते हुए पलटी, फिर मानव को देखते हुए अपनी एक आंख दबा दी। थोड़ी ज्यादा मीठी थी, लेकिन टेस्ट बुरा नहीं है। वाह, आज तो मैं साक्षी से तारीफ भी मिल गई। इसे नोट कर लूं क्या? हाँ, डेट और टाइम के साथ लिख लो, ऐसी तारीफ दोबारा नहीं मिलने वाली। अब मानव और साक्षी दोनों ही ठहाका लगाकर हंसने लगे। कुछ पल की उस हंसी ने साक्षी की सारी थकान मिटा दी। उसने प्लेफुल अंदाज में कहा, चलो अब मैं निकलती हूँ, वरना बेवजह मैनेजर का गुस्सा झेलना पड़ेगा, और तेज कदमों से बाहर चली गई। अपनी शिफ्ट पूरी होने के बाद साक्षी ने दोबारा अपनी वही डैमेज्ड जीन्स और ब्लैक हुडी पहन ली और रेस्टोरेंट से बाहर आ गई। अब तक बाहर हो रही बारिश थम चुकी थी। हवा में हल्की ठंडक थी और सड़कें लगभग खाली थी। वो धीमी कदमों से आगे बढ़ते हुए सोचने लगी, रात की इस खामोशी में कितना सुकून है। इस ख्याल के साथ कुछ वक्त में जब वो अपने अपार्टमेंट पहुंची तो उसने इमारत के एंट्रेंस पर लगे कीपैड लॉक को फुर्ती से खोला। शुक्र है कि मैंने पहले ही कोड क्रैक कर लिया था, अब बिना रोक टोक कहीं भी आ जा सकती हूँ। फिर लिफ्ट से वो 25th फ्लोर पर बने अपने फ्लैट में पहुंच गई। उसका फ्लैट बड़ा नहीं था, सिर्फ एक बेडरूम, छोटा सा लिविंग रूम, किचन और एक वॉशरूम, लेकिन वही उससे प्यारा था। एक निगाह अपने फ्लैट को देखते हुए वो बुदबुदाई, अपनी जगह अपनी मर्जी, मुझे बस अपनी आज़ादी और स्पेस चाहिए। ये छोटा सा फ्लैट भले ही आलीशान नहीं है, मगर ये मेरा है। फिर साक्षी की निगाह सामने की दीवार पर लगी उसके नाना जी की तस्वीर पर चली गई और वो गर्व से मुस्कुरा दी। साक्षी 3 साल पहले अपना घर छोड़कर सुकून से यहाँ आ गई थी ताकि उसके पापा उसे ढूंढ ना सके। अभी उसने एक कदम आगे बढ़ाया ही था कि उसका सफेद रंग का उसका क्यूट सा डॉग रूडी भागता हुआ उसके पास आ गया। साक्षी झुककर रूडी का सर सहलाने लगी। रूडी, मेरा बेबी, कैसा है? अकेले बोर तो नहीं हुआ? चलो आओ, मैं तुम्हें जल्दी से खाना खिलाती हूँ और उसके बाद तुम सो जाना, आज मैं बहुत थक गई हूँ। रूडी साक्षी के लिए बहुत प्रोटेक्टिव था और उसे बहुत प्यार भी करता था। साक्षी रूडी को खाना देकर सीधे वॉशरूम में चली गई। गर्म शावर ने उसकी थकान खत्म कर दी। हाथ में गर्म कॉफी का कप पकड़े हुए उसने एक लंबी सांस ली। आज तो दिन पूरा थ्रिलर मूवी बन गया। पहले मिस्टर हैंडसम का एंट्री सीन, फिर ब्लड, फिर सिक्योरिटी गार्ड। एक दिन में इतना ड्रामा तो नेटफ्लिक्स पर भी नहीं मिलता। फिर कॉफी का सिप लेते हुए उसने छत की ओर देखा। कभी कभी लगता है भगवान ऊपर से बैठा मुझे ट्रैक कर रहा है। चलो आज देखते हैं साक्षी क्या नया गड़बड़ करती है। और वो खुद ही हंस पड़ी। लेकिन जो भी है, जिंदगी कमाल की है, थोड़ी उलझी हुई, थोड़ी टेढ़ी, पर मजेदार। कुछ पल की खामोशी के बाद उसका चेहरा थोड़ा सीरियस हो गया। कहीं ये आज़ादी, ये दुनिया जो मैंने अपने लिए बनाई है, किसी दिन फिर छिन ना जाए। फिर कॉफी खत्म करके उसने तकिए पर सिर टिका लिया। कुछ ही पलों में वो गहरी नींद के आगोश में खो गई। वहीं ठीक इसी समय मुंबई के पॉश इलाके में एक आलीशान बंगला अलग ही चमचमा रहा था। इस बंगले के बड़े बेडरूम में आदित्य रघुवंशी सिर पर पट्टी बांधे बेड पर आराम से लेटा था। उसके हाथ में लाल रंग का साक्षी का वो स्कार्फ था जिस पर खून की छींटें अभी भी सूखी नहीं थी। जब से उसे होश आया था तभी से उसके अंदर गुस्से की आग धधक रही थी। आखिर किसकी इतनी मजाल हो गई जो उसने मुझ पर हमला करने की हिम्मत कर दी। ऐसा पहली बार हुआ है जब मेरा कोई दुश्मन मुझ पर हमला करने में कामयाब हुआ हो।
अगर मैं उस टाइम अपनी जंगली शेरनी के बारे में नहीं सोच रहा होता तो आज मेरी ये हालत नहीं होती। मेरी इस कमजोरी का मेरे दुश्मनों ने फायदा उठाया है। फिर उसने अपनी गहरी, ठंडी और कड़क आवाज में विवेक से कहा, विवेक, जिसने भी मुझ पर हमला करवाया है उन्हें पकड़ो। ये काम 24 घंटे में हो जाना चाहिए। साथ में पता लगाओ कि इस हमले के पीछे का मास्टरमाइंड कौन है। बाकी तुम जानते हो कि तुम्हें क्या करना है। और हाँ, मुझे उस रेस्टोरेंट की सीसीटीवी फुटेज चाहिए। विवेक के पास पहले से ही वहाँ की सीसीटीवी फुटेज रेडी थी। उसने लैपटॉप लाकर आदित्य के पास रखा और वहाँ से 2 कदम पीछे हट गया। आदित्य ने वो फुटेज 2-3 बार देखी और आखिरी में उसे साक्षी के चेहरे पर रोक दिया। अपनी जंगली मगर प्यारी शेरनी को देखते हुए उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। वो अपने मन में सवाल करने लगा, अपनी जान की परवाह किए बिना आखिर क्यों तुमने मुझे बचाया? आखिर तुम हो कौन? उस फुटेज में साक्षी का चेहरा गुस्से से धधक रहा था, लेकिन गुस्से में वो और भी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। वहीं आदित्य को इस तरह मुस्कुराते हुए देख विवेक को बहुत तेज झटका लगा। वो सोचने लगा, ये क्या देख रहा हूँ मैं? ये क्या मैं किसी एलियन को देख रहा हूँ? मैं काफी सालों से आदित्य सर के साथ काम कर रहा हूँ, मगर आज से पहले मैंने उन्हें कभी भी मुस्कुराते हुए नहीं देखा। विवेक की सोच जैसे आदित्य तक पहुंच गई। उसने विवेक से कड़क आवाज में कहा, मुझे अपनी जंगली शेरनी की सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए। ध्यान रहे कि कुछ भी छूटना नहीं चाहिए। विवेक ने यस सर कहा और वहां से बाहर चला गया। आखिर अब उसे अपने बॉस का दिया हुआ ऑर्डर भी तो पूरा करना था। फिर वो फुसफुसाकर खुद से बातें करने लगा, आज आदित्य सर कुछ अजीब बिहेव कर रहे हैं। पहले सर अपना काम खत्म करके तुरंत चले जाते थे, मगर आज वो होटल में एक वेट्रेस के लिए रुके। और सबसे बड़ी बात कि आज वो मुस्कुराए भी। इतना ही नहीं, आज पहली बार सर का कोई दुश्मन उन पर हमला करने में कामयाब हुआ। पिछले 10 सालों में कोई भी उन पर हमला नहीं कर पाया, लेकिन आज ये नामुमकिन भी मुमकिन हो गया। वो तो भला उस वेट्रेस का जिसने सही समय पर आकर सर को बचा लिया। ये सब सोचते हुए विवेक ने फैसला किया कि अब से वो जब कभी भी उस लड़की से दोबारा मिलेगा तो उसे बहुत अच्छे से ट्रीट करेगा। जहाँ विवेक ये सोच रहा था, वहीं आदित्य के सामने अभी भी लैपटॉप में साक्षी की तस्वीर खुली हुई थी। वो कभी उस तस्वीर को देखता और कभी अपने हाथ में पकड़े हुए स्कार्फ को। अपने आप ही उसके चेहरे पर मुस्कान ने जगह बना ली थी। अगर इस वक्त कोई उस कोल्ड हार्टेड सीईओ को मुस्कुराते हुए देखता तो उसे यकीन ही नहीं होता कि इतना पावरफुल और डेंजरस शख्सियत का मालिक मुस्कुरा रहा है, और वो भी एक लड़की की वजह से। आदित्य ने साक्षी की तस्वीर पर अपनी उंगली फिराते हुए धीरे से कहा, आखिर तुमने इस तरह लड़ना कहाँ और क्यों सीखा? तुम्हें इस तरह लड़ते हुए देखकर मुझे काफी फक्र हुआ, मगर साथ ही उसके पीछे की वजहों के बारे में सोचकर घबराहट भी हो रही है। आखिर तुमने और क्या क्या अपने अंदर छुपा रखा है? जल्द ही दोबारा मुलाकात होगी मेरी शेरनी। एक तरफ आदित्य साक्षी के बारे में सोच रहा था तो दूसरी तरफ साक्षी अपने फ्लैट में आराम से सो रही थी। अगले दिन साक्षी की नींद अपने फोन के वाइब्रेट होते हुए अलार्म से खुली। उसने एक आंख खोलकर टाइम देखा, फिर अपनी नींद भरी आवाज में खुद से बातें करने लगी। आज मेरी शिफ्ट शाम 5 बजे से शुरू होनी है। मेरे पास बहुत टाइम है। फ्रेश होकर अपनी रिसर्च कर लेती हूँ। फिर कुछ टाइम के बाद साक्षी ने अपने लैपटॉप में लॉगिन किया। उसने जल्दी कीबोर्ड पर कुछ टाइप किया। जल्दी ही उसे कल रात की रेस्टोरेंट की फुटेज मिल गई। उसने मिस्टर हैंडसम यानी आदित्य को सबसे पहले ढूंढना शुरू किया। उसकी फोटो मिलने के बाद ब्राउजर पर सर्च किया तो उसके सामने आई इंफॉर्मेशन को पढ़ते पढ़ते साक्षी की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। आखिर साक्षी ने आदित्य के बारे में ऐसा क्या देखा जो वो परेशान हो उठी? क्या है आदित्य रघुवंशी का सच? किसने आदित्य को मारने की साजिश रची? क्या कोई आदित्य से दुश्मनी निकाल रहा है या फिर कोई साक्षी के पीछे है? क्या साक्षी सिक्योरिटी कार्ड का इस्तेमाल करके आदित्य के बारे में कोई सच पता करेगी या फिर वो आदित्य को वो कार्ड वापस कर देगी? और साक्षी इतनी कॉन्फिडेंट क्यों है कि वो एविडेंस डिलीट कर देगी? क्या है साक्षी का सच? और क्या वो और आदित्य करीब आएंगे? ऐसे कई सवालों का जवाब जानने के लिए हमारे साथ प्रतिलिपि एफएम के इश्क है सिर्फ तुमसे के अगले एपिसोड में बने रहिए। साक्षी आदित्य के बारे में लिखी हर एक खबर ध्यान से पढ़ रही थी। किसी आर्टिकल में आदित्य को मुंबई शहर का बादशाह लिखा था तो कहीं लिखा था द हॉटेस्ट बैचलर ऑफ मुंबई आदित्य रघुवंशी। साक्षी ने एक आर्टिकल में ये भी पढ़ा, यंगेस्ट बिलियनियर ऑफ इंडिया। इसी तरह पूरा का पूरा ब्राउजर आदित्य की तारीफों से भरा हुआ था। कहीं पर उसके लुक्स की बात हो रही थी तो कहीं पर उसकी पैसों की, लेकिन उससे रिलेटेड कोई भी स्कैंडल आज तक मीडिया में नहीं आया था।
ये सब पढ़ने के बाद साक्षी को आदित्य के बारे में और भी जानने का मन किया। आखिर कल रात उस पर हमला किसने किया था? हो सकता है कि मैं ज्यादा ही सोच रही हूँ। क्या पता मिस्टर हैंडसम पर हमला करने वाला कोई सिर्फ छोटे मोटे चोर हो, या उन्होंने किसी और के धोखे में मिस्टर हैंडसम पर हमला कर दिया हो। यही सब सोचते हुए उसने एक बार दोबारा उस ब्राउजर पर क्लिक किया और इस बार आदित्य रघुवंशी लिखकर सर्च करने लगी। और कुछ देर बाद उसे आदित्य से रिलेटेड और भी इंफॉर्मेशन मिल गई, जिसे पढ़कर उसकी आंखें हैरानी से फैल गई। वो हैरानी से एक आर्टिकल पढ़ने लगी जिसमें लिखा था, आदित्य रघुवंशी सिर्फ कोई बिजनेसमैन नहीं बल्कि अंडरवर्ल्ड का बादशाह है। 6 साल पहले उसने अंडरवर्ल्ड के सारे लीगल और इलीगल ट्रेड को अपने कब्जे में कर लिया था। ये पढ़ने के बाद साक्षी को इस बात पर ज्यादा हैरानी नहीं हुई कि कोई आदित्य को चोट पहुंचाना चाहता है। वो धीरे से कहने लगी, ये आदमी बहुत खतरनाक है, मुझे इससे दूर रहना होगा। कुछ देर और लैपटॉप पर काम करते हुए उसने सारे सीसीटीवी कैमरों में से अपनी सारी फुटेज हटा दी, जिसमें उसके रेस्टोरेंट से निकलकर घर आने तक के बीच के सारे कैमरे शामिल थे। इस तरह उसने जो सिक्योरिटी एड्रेस कार्ड उठाया था उसका प्रूफ भी गायब हो गया। लो, हो गया मेरा काम। ना तो वो मिस्टर हैंडसम मुझ तक पहुंचेंगे और ना ही कोई एविडेंस मिलेगा और ना कोई यकीन करेगा कि मैं एक हैकर हूँ। साक्षी ने धीरे से अपने बगल में सोए हुए रूडी के कान के पीछे उंगली घुमाई। रूडी ने अजीब आवाज निकाली, फिर आलस से करवट बदल ली। साक्षी मुस्कुराई। लोग कहते हैं डॉग हमेशा चौकन्ने रहते हैं, पर तुम तो आलसी राजा हो। वो उठी, लैपटॉप बंद किया और घर की सफाई में लग गई। फिर शावर लिया और फ्रिज में रखा रात का नूडल्स लेकर वो अभी सोफे पर बैठी ही थी कि उसके फोन की तेज रिंग बजी। स्क्रीन पे तुषार कॉलिंग लिखा था। साक्षी के होठों पर मुस्कान आ गई। उसने झट से फोन उठाया। हाय तुषार, व्हाट्सअप, इतने दिनों बाद आई मेरी याद। फोन की दूसरी तरफ से तुषार ने हंसते हुए जवाब दिया, सब कुछ बढ़िया है मिस नकरीली, तो मेरी याद में हमेशा रहती हो, बस मौका नहीं मिल पाता। वैसे तुम्हें जॉब चाहिए थी ना, तो आज रात मिलते हैं, कुछ दिलचस्प सेटअप है। साक्षी ने सीरियस होते हुए कहा। ओह सच्ची? कब और कहाँ? यस, आज रात स्पार्क ब्लू क्लब में मिलते हैं, मगर मुझे क्लब पहुंचने में काफी देर हो जाएगी। नो इश्यूज, मैं तब तक क्लब की लाइट्स गिन लूंगी। साक्षी का जवाब सुनकर तुषार भी हंस दिया। बहुत बढ़िया, तुम कभी नहीं बदलोगी, लेकिन एक बात ध्यान रखना, अपने उस रफ एंड टफ लुक में मत आना, समझी? थोड़ी नॉर्मल मगर क्लासी लुक वाली ड्रेस पहन कर आना। साक्षी ने कहा, मतलब इस बार हथियार घर छोड़ कर आऊं? एग्जैक्टली साक्षी, मैं नहीं चाहता कि फिर से हम किसी को पीट दे। पिछली बार की तरह मैं कोई तमाशा नहीं खड़ा करना चाहता हूँ। साक्षी ठहाका मारकर हंसने लगी। मैं कोशिश करूंगी, मगर इसकी कोई गारंटी नहीं है। तुषार ने एक लंबी सांस लेते हुए कहा, साक्षी आई एम सीरियस, मैं और तुम सिर्फ दोस्त ही नहीं है, मैं तुम्हें अपनी बहन मानता हूँ। मैं नहीं चाहता कि लोग तुम्हारे बारे में कुछ कहें और मैं गुस्से में उन सभी का मुंह तोड़ दूं। इसलिए प्लीज स्मार्टली ड्रेसअप होना और अपने गुस्से को कंट्रोल में रखना। साक्षी ने शरारती लहजे में कहा, अच्छा ठीक है ठीक है, और कॉल कट करने के बाद कुछ पल सोचती रही। स्पार्क ब्लू, देखते हैं कि तुषार मुझे किससे मिलवाना चाहता है। इसके बाद साक्षी ने जब अपनी वार्डरोब खोली तो उसमें ज्यादातर जीन्स, हुडी और ब्लैक टॉप्स की कतार थी। ये देख साक्षी मुंह बिचकाकर से रोकते हुए कहा, साक्षी, क्या मैंने तुम्हें अभी जाने के लिए कहा है? अभी अभी एक कस्टमर आया है और तुम्हारे बारे में पूछ रहा है, तुम जाकर उसकी टेबल देखो। मगर साक्षी ने मैनेजर को पूरी तरह इग्नोर कर दिया और आगे चलते हुए जवाब दिया, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरी शिफ्ट पूरी हो चुकी है। मैनेजर को साक्षी से इस तरह के जवाब की उम्मीद नहीं थी। उसने तेज आवाज में सवाल किया, कहाँ जा रही हो? ये फ्रंट एंट्रेंस है, यहाँ के सारे वेटर और वेट्रेस बैक डोर से जाते हैं। मगर साक्षी पहले की ही तरह उसकी बात को नजरअंदाज करते हुए वहां से बाहर चली गई। साक्षी का ये एटीट्यूड देखकर
मैनेजर बुरी तरह झुंझला उठा। वहीं साक्षी जब कैफे से स्पार्क ब्लू क्लब पहुंची तो क्लब का इंटीरियर देखकर एक बार को मुस्कुरा उठी। उसने एक नजर वहां मौजूद लोगों को, फिर वहां के कॉकटेल बार को देखा। वाह, लगता है यहाँ पर दुनिया की सबसे अच्छी वाइन मिलती है। अब यहाँ आई हूँ तो वाइन टेस्ट करनी ही पड़ेगी। ये सोचते हुए साक्षी सीधा जाकर बार के पास रखी कुर्सी पर बैठ गई और अपने लिए एक शॉट ऑर्डर किया। उस शॉट को लेकर वो दूसरी शॉट लेने ही वाली थी कि तभी उसके कान में तुषार की आवाज टकराई। इजी फाइटर। साक्षी ने तुषार को देखकर मुस्कुराते हुए सवाल किया, हे तुषार, क्या क्लाइंट आ गया? तुषार ने नामे सिर हिलाते हुए जवाब दिया, नहीं, अभी तक नहीं। मैं बाहर जाकर उसका इंतजार करता हूँ, लेकिन पहले ये बताओ कि मैंने तुम्हारे कपड़ों को लेकर क्या कहा था? साक्षी ने हल्की मुस्कान के साथ बाल पीछे करते हुए कहा, हाँ, कहा था कि थोड़ा डिसेंट लगना। अब देखो ना कि मैंने डिसेंट और डेंजरस का परफेक्ट कॉम्बो पहन लिया है। तुषार ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा, फिर मुस्कुराया। तुम्हें पता है ना, तुम्हारी ये कॉम्बो एनर्जी ही मुसीबत मोल ले आती है। साक्षी ने हल्की हंसी में कहा, अब अगर किसी को मेरी वाइब्स से प्रॉब्लम है तो वो मेरी गलती थोड़ी है। बस यही डर है कि तुम्हारी वाइब्स कहीं किसी के जबड़े पे ना उतर जाए। तुषार ने मजाक में कहा तो साक्षी ने नकली गंभीर चेहरा बनाते हुए कहा, देखो मिस्टर कंट्रोल फ्रीक, जब तुम बाहर जाओगे ना तब तक मैं वहाँ एकदम सीधी बच्ची की तरह रहूंगी। किसी से ना लड़ाई, ना झगड़ा, ना डायलॉग। तुषार ने उसे शक की निगाह से देखते हुए पूछा, पक्का साक्षी? तो साक्षी ने आंख मारते हुए जवाब दिया, क्रॉस माय हार्ट, जब तक कोई मुझे उकसाएगा नहीं। साक्षी का जवाब सुनकर तुषार ने लंबी सांस लेते हुए आगे कहा, मुझे डर लग रहा है फाइटर गर्ल। तो साक्षी हंसने लगी, और मुझे एक्साइटमेंट। चलो क्लाइंट को लेकर आओ, मैं तब तक एंजल मोड में रहती हूँ। तुषार सिर झटकते हुए बड़बड़ाया, काश ये मोड ज्यादा देर टिके, और वहां से चला गया। वहीं स्पार्क ब्लू क्लब के वीआईपी रूम में आदित्य विवेक के साथ बैठा हुआ बिजनेस रिलेटेड बातें कर रहा था। असल में ये नाइट क्लब आदित्य की ही प्रॉपर्टी में से एक था, तो वो यहाँ अक्सर बिजनेस के लिए आता रहता था। आदित्य जब विवेक को कुछ देर तक घूरता रहा तो विवेक ने हकलाते हुए जवाब दिया, आई एम सॉरी बॉस, लेकिन उस लड़की के बारे में मुझे उसके फ्रंट नेम के अलावा कुछ भी पता नहीं चल सका। बस इतना मालूम है कि वो उस रेस्टोरेंट में काम करती है, वहाँ से उसे सैलरी के साथ अच्छी खासी टिप भी मिलती है। मैंने उसकी पहचान के लिए सीसीटीवी फुटेज खंगालने की कोशिश की थी, लेकिन सारी रिकॉर्डिंग ही डिलीट कर दी गई है। विवेक, डिलीट से तुम्हारा क्या मतलब है? जी, शायद सिस्टम में कोई खराबी की वजह से ऐसा हुआ होगा, मगर आप फिक्र मत कीजिए, हम सीसीटीवी की रिकॉर्डिंग निकालने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे कंप्यूटर एक्सपर्ट्स इस काम पर लगे हुए हैं। तुम जानते हो कि मुझे ना सुनना पसंद नहीं है। वैसे क्या नाम है उस लड़की का? बॉस, उसका नाम साक्षी है। आदित्य ने अपनी ड्रिंक खत्म की और ग्लास हाथ में लेकर विंडो के पास चला गया। वहां से नीचे क्लब का पूरा फ्लोर साफ दिखाई दे रहा था। तेज म्यूजिक, टिमटिमाती लाइट्स और लोगों का शोर। लेकिन उसकी नजर सिर्फ एक शख्स पर टिक गई। वो हैरानी से साक्षी को देख रहा था। वो बार के पास अकेली बैठी थी, एक हाथ में ग्लास, दूसरे हाथ की उंगलियां बालों में उलझी हुई। उसके खुले बाल उसकी पीठ पर लहरा रहे थे। वो काफी खूबसूरत, बेखौफ और खतरनाक लग रही थी। आदित्य ने धीरे से मुस्कुराया, तो मेरी शेरनी यहाँ छिपी बैठी है। लेकिन अगले ही पल उसके चेहरे की मुस्कान गायब हो गई और उसके माथे पर बल पड़ गए। आदित्य ने ऐसा क्या देखा कि वो परेशान हो उठा? क्या तुषार का क्लाइंट और आदित्य एक ही शख्स हैं? क्या आदित्य समय रहते साक्षी की मदद कर पाएगा, या फिर इस रात स्पार्क ब्लू क्लब में कुछ ऐसा होगा जो सब कुछ बदल देगा? इन सारे सवालों के जवाब जानने के लिए सुनते रहिए इश्क है सिर्फ तुमसे, सिर्फ प्रतिलिपि एफएम पर। चंद आदमियों पर टिकी हुई थी जो साक्षी को अजीब निगाहों से घूर रहे थे। उनमें से एक को उसके दोस्तों ने जानबूझकर धक्का दिया ताकि वो साक्षी के करीब पहुंच जाए। ये देखते ही आदित्य ने गुस्से में अपनी मुट्ठी भींच ली। उसकी मुट्ठी के पोर सफेद पड़ चुके थे। साक्षी उस अनजान आदमी की तरफ देखकर मुस्कुराई और उसने उससे कुछ कहा, जिसे सुनकर वो आदमी गुस्से में वहां से चला गया और साक्षी मुस्कुराते हुए ड्रिंक करने लगी। ये देखकर न जाने क्यों आदित्य को बहुत फक्र हुआ। वो बुदबुदाया, मेरी शेरनी यहाँ किसी हुक्म के लिए नहीं आई, वो खुद को प्रोटेक्ट कर सकती है। तभी विवेक भी आदित्य के करीब आ गया। उसकी निगाहें जैसे ही नीचे बैठी साक्षी पर पड़ी, वो चौंक गया।
सर ये तो। विवेक की अधूरी बात आदित्य ने पूरी करते हुए कहा, आई नो कि ये साक्षी है। जी सर, वो क्या मैं साक्षी मैडम को ऊपर बुलवा लूं? नॉट नाउ विवेक। आदित्य ने विवेक को जवाब तो दिया, मगर उसकी निगाहें साक्षी पर ही जमी हुई थी। उसने देखा कि साक्षी अब अपने पास आए दो आदमियों को खड़े होकर ग्रीट कर रही थी, मगर जैसे ही साक्षी ने तुषार के कानों में फुसफुसाकर कुछ कहा तो आदित्य की पकड़ अपने हाथों में पकड़े हुए गिलास पर कस गई। कहीं वो आदमी साक्षी का बॉयफ्रेंड तो नहीं है? आदित्य ये सोच ही रहा था कि साक्षी ने अपने पर्स से एक यूएसबी ड्राइव निकालकर दूसरे आदमी की तरफ बढ़ा दी। आदित्य को अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हुआ। वो हैरानी से साक्षी को देखे जा रहा था। तभी विवेक ने उसे फिर सवाल किया, सर अब आप क्या कहना चाहते हैं? साक्षी का पीछा करो, पता करो कि वो घर पे अकेली है या किसी के साथ। वहीं साक्षी क्लाइंट के जाने के बाद तुषार से बातें कर रही थी, मगर तुषार की नजर डांस फ्लोर पर डांस कर रही एक लड़की पर ही टिकी हुई थी। ये देखकर साक्षी सोचने लगी, बेचारा तुषार, उसे मेरे साथ देखकर कोई भी लड़की उसे अप्रोच नहीं करेगी। बेहतर है कि मैं यहाँ से चली जाऊँ। फिर उसने तुषार का हाथ पकड़कर उसके कान में कहा, गुड नाइट तुषार एंड बी सेफ। मुझे इतनी जल्दी बुआ नहीं बनना है। तुषार ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, कभी तो अच्छी लड़कियों वाली हरकतें कर लिया करो। रियली? मुझे तो पता भी नहीं है कि अच्छी लड़कियां होती कैसी हैं। और फिर मुस्कुराते हुए साक्षी वहां से चली गई। जब वो अपने फ्लैट में पहुंची तो थकान के मारे उसकी आंखें बंद हो रही थी। बड़ी मुश्किल से उसने शार लिया और एक ओवरसाइज टी शर्ट जो उसके घुटनों तक आती थी पहन ली। वो अभी बेड पर लेटी ही थी कि उसे दरवाजे पर नॉक की आवाज सुनाई दी। वो बुदबुदाई, इतनी रात में कौन आ सकता है? काफी देर तक दरवाजे पर हो रही नॉक का उसने कोई जवाब नहीं दिया, मगर जब नॉक बंद नहीं हुई तो उसने हार मान ली। वैसे भी इस आवाज के बीच वो सो नहीं सकती थी। उसने आखिरकार दरवाजा खोल ही दिया, मगर दरवाजा खोलते ही वो हैरान रह गई। उसके सामने आदित्य रघुवंशी दरवाजे का सहारा लिए टिक कर खड़ा था। साक्षी मन में बोली, ओह गॉड, इसे मेरा पता कैसे मालूम चला? उसने अपनी एक आईब्रो ऊपर करके सवाल किया, क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकती हूँ? आदित्य बिना कुछ कहे सीधा साक्षी की आंखों में देखे जा रहा था। आखिर इन आंखों को वो कल रात से अभी तक एक पल के लिए भी भूल नहीं पाया था। आदित्य ने फ्लैट के अंदर जाने के लिए अपने कदम बढ़ाए ही थे कि तभी साक्षी ने दरवाजा बंद करने की कोशिश की, मगर आदित्य ने अपना हाथ आगे बढ़ाकर उसे ऐसा करने से रोक दिया। साक्षी ने चिढ़ते हुए पूछा, आई एम सॉरी, लेकिन क्या मैंने आपको अंदर आने के लिए कहा है? आदित्य अपनी गहरी आंखों से साक्षी को देख रहा था, फिर हल्के से मुस्कुरा दिया, मुझे अंदर आने के लिए तुम्हारी परमिशन नहीं चाहिए। वेरी फनी। साक्षी ने एक बार फिर दरवाजा बंद करने की कोशिश की, लेकिन आदित्य ने मजबूती से दरवाजे पर हाथ रखा हुआ था। साक्षी फिर इरिटेट हो गई, क्या चाहिए आपको? आदित्य बिना कुछ कहे अंदर आ गया। साक्षी हैरानी से मुंह खोलकर उसे देखने लगी। फिर उसने झुंझलाते हुए कहा, अब अगर आप अंदर आ ही गए हैं तो काम की बात कीजिए और चाहिए यहाँ से। मगर आदित्य बिना जवाब दिए वहां रखे सोफे पर बैठ गया और अपनी गहरी नजरों से साक्षी को देखने लगा। साक्षी उसकी नजरों की तपिश को बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। उसे आदित्य की आंखों में अपने लिए कुछ अनकहे जज्बात महसूस हो रहे थे। वो जल्द ही वहां से किचन की तरफ चली गई। कुछ टाइम के बाद जब उसने किचन से आकर आदित्य की तरफ पानी का ग्लास बढ़ाया तो आदित्य ने उससे पूछा, सिर्फ पानी ही पीने को दोगी? नो कॉफी? कॉफी के लिए रात काफी ज्यादा हो चुकी है। साक्षी की बात सुनकर आदित्य मुस्कुरा उठा। एक पल के लिए साक्षी आदित्य की मुस्कुराहट में खो सी गई। साक्षी का चेहरा पड़ते हुए आदित्य ने उससे पूछा, वेल गुड टू नो कि तुम्हें मेरी फिक्र है। आपको गलत लगता है। मैंने इसलिए कहा था क्योंकि कॉफी को बनने और फिर उसे पीने में टाइम लगेगा। मैं इतनी देर आपके साथ नहीं बिताना चाहती हूँ। साक्षी ने अभी ये कहा ही था कि तभी रूडी उसके कमरे से बाहर आया। अपने घर में किसी अनजान शख्स को देखकर वो साक्षी को प्रोटेक्ट करने के लिए जल्दी से उसके पास आकर बैठ गया। तो साक्षी ने मुस्कुराते हुए आदित्य से कहा, ये रूडी है। मुझे पेट्स पसंद नहीं है। साक्षी मुंह बनाकर सोचने लगी, वैसे भी आपको क्या पसंद है और क्या नहीं, इससे मुझे क्या लेना देना। फिर उसने तुनकते हुए आदित्य से कहा, ओह, आपको इसे पसंद करने की जरूरत ही नहीं है। ये मेरी फैमिली है, आपकी नहीं। ये सुनते ही आदित्य का चेहरा सीरियस हो गया। साक्षी को समझते देर नहीं लगी कि आदित्य को गुस्सा आ गया है। उसने बात घुमाते हुए कहा, काफी रात हो चुकी है, तो बताइए कि मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ।
आदित्य अपनी बिजनेस सूट को ठीक करते हुए झटके से खड़ा हो गया और तिरछी नजर से साक्षी को देखते हुए कहा, कल रात 8 बजे तैयार रहना। एक्सक्यूज मी, व्हाट डू यू मीन? साक्षी हैरान थी, मगर आदित्य बिना कोई जवाब दिए फ्रंट डोर की तरफ बढ़ गया। साक्षी को उसका बिहेवियर अजीब लगा। वो तेज कदमों से बढ़ते हुए आदित्य के सामने खड़ी हो गई। उसकी आंखों में सवाल था, लेकिन इस वक्त दोनों की नजदीकी भी हद से ज्यादा थी। साक्षी ने जल्दबाजी में ज्यादा ध्यान नहीं दिया। आदित्य ने साक्षी की कमर को आदित्य अपनी कार की पीछे की सीट पर सिर टिकाए बैठा जरूर था, मगर उसका सारा ध्यान साक्षी की तरफ ही था। वो उस इंटेंस किस के बाद साक्षी को छोड़कर आना नहीं चाहता था, मगर वो जानता था कि इतनी जल्दी उन्हें रिश्ता आगे नहीं बढ़ाना चाहिए। वो अपने ख्यालों में इस कदर खोया हुआ था कि विवेक के कई बार बुलाने पर उसका ध्यान विवेक पर गया। विवेक आदित्य से सवाल कर रहा था, सर, हमें अभी कहाँ चलना है? घर चलो। वो क्या हम मैडम को अपने साथ नहीं लेकर जा रहे? आज नहीं, अभी उसे अपना बनाने में कुछ टाइम है। तभी विवेक की निगाह रियर व्यू मिरर पर चली गई और उसे अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हुआ, क्योंकि आदित्य के एक्सप्रेशंस कुछ और ही बयां कर रहे थे। आखिर क्या चल रहा था आदित्य के मन में? क्या साक्षी को कल रात 8 बजे वाली मीटिंग का मतलब समझ आएगा? क्या आदित्य उसे किसी बिजनेस गेम में फंसाने वाला है या कुछ और चल रहा है? और क्या साक्षी इस अनजाने अट्रैक्शन से खुद को बचा पाएगी? ये सब जानने के लिए सुनिए इश्क है सिर्फ तुमसे का अगला एपिसोड।